नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. क्विक हिल प्रस्तुत माझा कट्टा पॉवर्ड बाय बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदूकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, चितळे उद्योग समूहामध्ये मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल आज माझा कट्ट्यावरती आहेत. सर्वसामान्यांना आपलासा वाटणारा राजकीय नेत्याचा चेहरा त्यांच्याकडे आहे. तुमच्या आमच्यासारखा एक साधा माणूस ते देशाच्या राजधानीचा मुख्यमंत्री, हा त्यांचा प्रवास अचंबित करतो. अरविंद केजरीवाल हे नाव देशातल्या घराघरात पोहोचलं ते अण्णा हजारेंच्या दिल्लीतल्या आंदोलनामुळे. अण्णा हजारेंच्या पाठीमागे ते सावलीसारखे वावरायचे. पुढे या आंदोलनातल्या काहींनी राजकारणाची वाट धरली आणि त्यातलं एक प्रमुख नाव होतं अरविंद केजरीवाल. एक IIT ग्रॅज्युएट, प्रशासकीय अधिकारी, मॅगसेसे पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता आणि 4 चौघांसारखं आयुष्य जगणारा माणूस राजकारणात येऊन सिस्टीम बदलू पाहतोय म्हटल्यावर अनेकांनी चेष्टा केली तर काहींनी खच्चीकरण. पण 2013 सालची दिल्ली विधानसभा निवडणूक अरविंद केजरीवालांसाठी गेम चेंजर होती. या निवडणुकीत देश-विदेशातले लोक त्यांच्या प्रचारासाठी यायचे. यात कॉमन मॅनही होते आणि लाखांची नोकरी सोडून आलेले व्हाईट कॉलर्ड नोकरदार सुद्धा. या निवडणुकीनं अरविंद केजरीवालांना दिल्लीची सत्ता दिली आणि देशाला नवा राजकीय नेता. दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदाची सध्याची त्यांची 3री टर्म आहे. गेल्या 10 वर्षांच्या राजकीय प्रवासात सामान्य लोकांचा, कष्टकऱ्यांचा, कामगारांचा विश्वास त्यांनी कमावलाय. आता 5 राज्यांच्या निवडणुकींच्या निमित्तानं ते आपल्याशी संवाद साधणार आहेत. गोव्यातनं ते आपल्यासोबत आहेत. अरविंद केजरीवालजी, नमस्कार. आपलं खूप स्वागत आहे ABP माझाच्या माझा कट्ट्यावर. नमस्कार. नमस्कार अरविंद जी, बहुत स्वागत आपका. हम लोग पिछले लगभग 10 साल से इस प्रोग्राम में आपका इंतज़ार कर रहे थे और आखिरकार गोवा के इलेक्शन के कारण क्यों ना हो, आप इस प्रोग्राम में आए. मैं जानना चाहता हूँ, आप पंजाब में आपकी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है और गोवा में, ये 2 राज्य पे आप आम आदमी पार्टी का ऐसा दिख रहा है कि बहुत ताकत लगा के आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं. ये 2 राज्य ही क्यों? देखिए, हमने दिल्ली में कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया. 7 साल से दिल्ली में एक बहुत ईमानदार सरकार दी है. इस देश के लोगों को यह भरोसा ही ख़त्म हो गया था कि कोई सरकार ईमानदारी से काम कर सकती है. लेकिन 7 साल से बेहद ईमानदारी के साथ हमने दिल्ली में काम किया और उसकी वजह से बहुत सारा सरकारी पैसा बचने लगा. और उससे हम लोगों ने दिल्ली में खूब हॉस्पिटल्स बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, स्कूल्स अच्छे किए, हॉस्पिटल्स अच्छे किए. शिक्षा बहुत अच्छी हो गई है अब दिल्ली के अंदर. लोगों का, सबका, 2 करोड़ लोग हैं दिल्ली के, सबका इलाज हमने मुफ्त करना चालू कर दिया है. किसी को छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, सारा इलाज दिल्ली में अब मुफ्त होता है. दिल्ली के लोगों को अब 24 घंटे बिजली मिलने लगी है, बिजली मुफ्त हो गई है. ये सारे काम पंजाब के लोगों को भी पता है, उत्तराखंड के लोगों को भी पता है, गोवा के लोगों को भी पता है, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ. और लोग चाहते हैं कि उनके राज्य में भी ऐसे काम हों. तो हम जनता का एजेंडा लेके जनता के पास जा रहे हैं और हम देखेंगे कि जनता हमें कितना आशीर्वाद देती है. अरविंद जी, हमने ये देखा है, आपने जो दिल्ली में काम किया है उसमें आपने जो शिक्षा के बारे में जो आपका मॉडल था उस पर हमने भी स्पेशल रिपोर्ट्स करके दिखाए महाराष्ट्र में कि किस तरह का काम हो सकता है. पंजाब के बारे में जो भी सर्वे आ रहे हैं उसमें आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छा दिख रहा है. क्या कारण है पंजाब में आम आदमी पार्टी के बारे में, मतलब यूपी में दिल्ली छोड़ के फिर इतना प्रभाव जो है, मैं कहूँगा आम आदमी पार्टी का जो है वो पंजाब में दिख रहा है? क्या कारण है कि इस तरह का सपोर्ट वहाँ पंजाब में है आपको? क्योंकि कांग्रेस ने और अकाली दल ने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. आप अभी अभी देखेंगे, न्यूज़ में चल रहा है कि वहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी साहब का भतीजा गिरफ्तार किया है ED ने. उसके घर पे जब रेड हुई तो मोटी मोटी नोटों की ढेरों गड्डियाँ मिली, करोड़ों रुपए उसके यहाँ से मिले. तो 111 दिन की इनकी कांग्रेस के CM की सरकार थी. 111 दिन के अंदर ही इन्होंने कमाल करके दिखा दिया. लोग ये देख रहे हैं, लोग ये चाहते नहीं कि इतनी बेईमान सरकार मिले. अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, अब लोगों के पास एक विकल्प है, ईमानदार विकल्प है. तो पंजाब में भी, गोवा में भी, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, लोग यही बात करते हैं कि सर आपने दिल्ली में स्कूल बहुत अच्छे बनाए, हमारे यहाँ भी बनाइएगा. आपने वहाँ पे हॉस्पिटल बहुत अच्छे बनाए, हमारे यहाँ भी बनाइएगा. आपने वहाँ बिजली अच्छी कर दी, हमारे यहाँ भी कीजिएगा.
पंजाब के कोने कोने से भी यही आवाज़ आ रही है, गोवा के कोने कोने से भी यही आवाज़ आ रही है। अरविंद जी, मतलब ये जो मॉडल आपने दिल्ली में करके दिखाया, ये अदरवाइज तो ऐसा है कि सपने जैसा है कि कोई मिडिल क्लास का आदमी, हमने फिल्मों में देखा था कि इस तरह से मुख्यमंत्री बन जाए, ये कभी किसी ने शायद 10-15 साल पहले सोचा भी नहीं होगा। वो आपने दिल्ली में करके दिखाया। लेकिन ये जो मॉडल है वो दिल्ली में सक्सेसफुल आपने कर दिया, फिर पंजाब है, फिर बीच में एकदम गोवा है। तो ये जो स्थिति है, क्या इन जगह पे भ्रष्टाचार यही मुद्दा है? मतलब आम आदमी पार्टी को जो सपोर्ट का बेस है वो ऐसे मैं कहूँगा कि आइसोलेशन या ऐसे आइलैंड्स है कि अब एक पंजाब बड़ा आइलैंड हो गया, फिर गोवा है, फिर उत्तराखंड है, तो वहाँ के जो मतदाता है उनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ है कि एक करप्ट बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का करप्शन हो या बाकी चीज़ें हो, उससे उब के लोग आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। देखिए, मोटे मोटे तौर पे क्या है, हमें तो सरकार बनाने के पहले स्कूल चलाने नहीं आते थे, हमें तो हॉस्पिटल चलाने भी नहीं आते थे, हमें तो बिजली का भी कुछ आइडिया नहीं था, हमें तो पानी का भी, सड़क का भी कुछ आइडिया नहीं था। अंत पंत में क्या है? अंत पंत में बात यह है कि आपकी नीयत साफ है क्या। दूसरी पार्टियों की और दूसरे नेताओं की नीयत खराब है। वो राजनीति में आते हैं पैसा कमाने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए, पावर दिखाने के लिए, बदतमीजी करने के लिए। हम लोग राजनीति में आए हैं देश के लिए, जनता के लिए, सेवा करने के लिए। हमारी नीयत साफ है। हम पैसा नहीं कमाते, हम रिश्वत नहीं लेते, हम भ्रष्टाचार नहीं करते और नीचे वालों को भी नहीं करने देते। इसीलिए सब कुछ संभव है। तो आपकी बात सही है, जैसे स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, ये वाले तो मुद्दे ऐसे हैं जो हर राज्य के अंदर हैं, लेकिन हर राज्य के अपने अपने और दूसरे मुद्दे हैं। अगर हमारी साफ नीयत है तो उन दूसरे मुद्दों को भी जनता के साथ मिलकर उन राज्यों के अंदर उनका समाधान निकालेंगे हर जगह। जब हम और दूसरी एक बड़ी बात यह है कि मौजूदा पार्टियों ने और मौजूदा नेताओं ने भ्रष्टाचार करने की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी हैं। आप खुद सोचिए ना, 5 साल में अगर हमने दिल्ली के स्कूल ठीक कर दिए तो 70 साल में इन पार्टियों ने क्यों नहीं किए? 70 साल में इन नेताओं ने क्यों नहीं किए? इसका मतलब हो तो सकता था, हमने लोगों के सामने रख दिया कि हो तो सकता है, इन्होंने क्यों नहीं किए? इतना बजट, जैसे अभी गोवा में मैं देख रहा हूं, 24,000 करोड़ रुपए का गोवा के ऊपर कर्जा है, गोवा की सरकार के ऊपर 24,000 करोड़। ये 24,000 करोड़ पैसा गया कहां? पिछले 25 साल में गोवा में एक भी नया स्कूल नहीं बना, एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई डिस्पेंसरी नहीं बनी, कोई सड़क नहीं बनी। तो इन्होंने किया क्या इस पैसे का? जब कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने 25 साल में, गोवा की सरकारों ने, कांग्रेस की भी आई, बीजेपी की भी आई, तो ये 24,000 करोड़ रुपया कहां गया? ये नेताओं के स्विस बैंकों में गया। इन्होंने एक एक नेता ने इतनी इतनी प्रॉपर्टी बना रखी है, कोई स्विट्जरलैंड में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में, हिसाब ही नहीं है। आप किसी नेता को, मैं आपको निवेदन करता हूं, आप अपने रिपोर्टर को बोलिए, किसी नेता से ये पूछेगा कि भाई साहब आप अपनी टोटल प्रॉपर्टी कैलकुलेट करके बता सकते हैं क्या? मैं आपको चैलेंज करता हूं, उसको पता ही नहीं होगा मैंने कितनी प्रॉपर्टी बना ली है। तो ये 24,000 करोड़ रुपया गोवा के ऊपर जो कर्जा, ये सारा चोरी में गया। अगर ईमानदार सरकार आएगी तो ये सारा पैसा स्विस बैंक में जाने के बजाय जनता की तरफ मुड़ जाएगा और जनता के काम आना चालू होगा। अरविंद जी, गोवा में अब आपका कैंपेनिंग बहुत ज़ोर से है। क्या गोवा का आपका जो यूनिट है उसके साथ आप जब से मुख्यमंत्री बने या आम आदमी पार्टी बन गई तब से वहाँ का यूनिट एक्टिव है या पिछले कुछ दिनों में एक्टिव हो गया है? और वहाँ पे ये जो मुद्दा है करप्शन का, उसे छोड़ के और कौन से मुद्दे हैं जिस आपको लगता है कि जिसे आप उठा रहे हैं और जिसको जनता का समर्थन मिल रहा है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। पहली चीज़ कि पिछले 7 साल से गोवा के अंदर हमारा आम आदमी पार्टी बहुत एक्टिव है। खासकर कोरोना अभी जब हुआ पिछले साल अप्रैल के महीने में, सेकेंड वेव जब आई थी, गोवा के अंदर बहुत बुरा हाल था। पूरे देश में बुरा हाल था, पूरी दुनिया में बुरा हाल था। उस वक्त आम आदमी पार्टी ने डोनेशंस इकट्ठे करके, लोगों के
घर घर में राशन पहुंचाया था, ऑक्सीमीटर लेके गए थे, दवाइयाँ दी थी घर घर जाके लोगों ने। हमारे वॉलंटियर्स ने अपनी जान की परवाह नहीं की कि उनको कोरोना हो जाएगा। आज भी गोवा के लोग उसको याद करते हैं। उस टाइम बीजेपी गायब थी, गोवा की सरकार गायब थी, कांग्रेस गायब थी, सब अपने घर बैठे थे। केवल आम आदमी पार्टी घर घर जाके गोवा के लोगों की सेवा कर रही थी। आज भी उसको लोग याद करते हैं। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, हमारा गोवा के लिए एजेंडा क्या है। हमने कहा है कि हमने जैसे दिल्ली में अच्छे स्कूल बनाए, यहाँ भी अच्छे स्कूल बनाएंगे। दिल्ली में अच्छे अस्पताल बनाए, यहाँ भी अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे, मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर गोवा के व्यक्ति को अच्छा और मुफ्त इलाज दिया जाएगा, चाहे कोई बीमारी हो। यहाँ पे भी 24 घंटे बिजली करेंगे, फ्री बिजली करेंगे। यहाँ भी 24 घंटे पानी देंगे, फ्री पानी देंगे। यहाँ के बच्चों को रोज़गार देंगे। जब तक उन्हें रोज़गार नहीं मिलेगा तब तक उनको 3,000 रुपये महीने का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा। यहाँ की महिलाओं को 18 साल से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपये महीना मिलेगा। और भी इंडस्ट्री को लेके, व्यापार को लेके, खेती को लेके हमने पूरा एजेंडा दिया है। आपको जान के ताज्जुब होगा, आम आदमी पार्टी का ये जो एजेंडा है ये हर गोवा के बच्चे को पता है, क्योंकि मैं पिछले 4-5 महीने से आ रहा हूँ और हर बार जब आता हूँ तो इसको एक गारंटी के रूप में रखता हूँ, एक एक पॉइंट को। कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई एजेंडा नहीं बताया, बीजेपी ने अभी तक अपना कोई एजेंडा नहीं बताया। आज गोवा का कोई व्यक्ति कांग्रेस को क्यों वोट दे, किसी को नहीं पता। मैंने कई पत्रकारों से पूछा, भाई आपने कांग्रेस के किसी नेता को ये कहते सुना है कि अगर हम सरकार बनाएंगे तो हम गोवा के लिए ये करेंगे? कुछ नहीं। बीजेपी के किसी नेता को कहते सुना है कि अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो हम ये करेंगे? कुछ नहीं। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, उनका एक ही एजेंडा है, हमें वोट दो, अब हमारी लूटने की बारी है। अरविंद जी, लेकिन आप दिल्ली में इतने सालों से काम कर रहे हैं, सरकार भी चला रहे हैं, दिल्ली और गोवा में क्या सिमिलैरिटीज़ आपको दिखती है, क्या फ़र्क है? मतलब यहाँ पे कैंपेन करना भी और यहाँ के लोगों के मतलब इनकी मानसिकता, दोनों तरह से मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, हर राज्य अलग होता है, कल्चर अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है, समस्याएं अलग होती है, परिस्थितियाँ अलग होती हैं, वो सब अलग है। कुछ एक हर इंसान की मोटी मोटी ज़रूरतें होती हैं। हर आदमी चाहता है मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, तो दिल्ली में स्कूल अच्छे किए, हमें करने आते हैं, हमारी नीयत साफ़ है। गोवा में भी करेंगे, पंजाब में भी करेंगे, उत्तराखंड में भी करेंगे। दिल्ली में हमने बिजली 24 घंटे की, हमें करनी आती है, नीयत साफ़ है, सब जगह करेंगे। अस्पताल बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाए, सब जगह बनाएंगे। लेकिन दिल्ली में खेती बहुत कम होती है, इन राज्यों में खेती काफ़ी है। ये एक नया चैलेंज है, लेकिन किसानों के साथ बैठ के खेती को भी ठीक करेंगे। दिल्ली में इंडस्ट्री बहुत कम है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इन राज्यों में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री काफ़ी है, तो इनके इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठेंगे, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इंडस्ट्री बनाएंगे। तो हर राज्य की अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने वो हैं। अंत पंत में जैसे मैंने कहा, एक ही चीज़ ज़रूरी है, अच्छी नीयत वाली सरकार। आज तक हमारे देश में एक भी सरकार ऐसी नहीं आई जिसकी नीयत साफ़ हो। उनकी नीयत थी पैसे कमाने की, अपना घर भरने की। एक एक नेता ने इतने इतने पैसे कमा लिए, उनकी 7 पीढ़ी घर बैठ के खाना खा सकती है, रोटी खा सकती है। लेकिन अरविंद जी, आप नीयत की बात करते हैं, लेकिन आपके जो अपोजिशन वाले हैं, वो कांग्रेस हो या बीजेपी, वो भी आपके नीयत पे ही हर बार सवाल खड़े करते हैं, उसके ऊपर शक करते हैं। दोनों आपको बोलते हैं कि ये इसका एजेंट है, ये इसका एजेंट है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी नीयत का तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मैं प्रधानमंत्री जी से लेके आया हूँ। प्रधानमंत्री जी ने मुझे सर्टिफिकेट दिया है कि केजरीवाल देश का सबसे ईमानदार आदमी है। कैसे? मोदी जी ने मेरे ऊपर इनकम टैक्स की रेड करवा दी, ईडी की रेड करवा दी, सीबीआई की रेड करवा दी, दिल्ली पुलिस की रेड करवा दी, मेरे घर पे भी करवाई, मेरे ऑफिस में भी कराई, मेरे बेडरूम को पूरा छान मारा इन लोगों ने, कुछ नहीं मिला। फिर केंद्र सरकार ने एक कमीशन बनाया, शुंगलू कमीशन। 3 बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उसमें। उन्होंने दिल्ली सरकार की 400 फाइलें मंगाई जिस पे उन्हें शक था कि कुछ गड़बड़ हुआ। 3 बड़े बड़े रिटायर्ड आईएएस अफसरों ने 4 महीने बैठ के हमारी फाइलें देखी, कुछ नहीं मिला।
अल्टीमेटली उन्होंने सब छोड़ दिया। तो आज मेरे पास सर्टिफिकेट है प्रधानमंत्री मोदी जी का कि केजरीवाल देश का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है। नहीं, लेकिन मतलब एक तरफ से ये सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर है, लेकिन बीजेपी वाले बोलते हैं कि ये कांग्रेस के लिए काम करते हैं और कांग्रेस वाले बोलते हैं ये बीजेपी का एजेंट है। तो मतलब आप इससे विचलित नहीं होते? मैं दोनों पार्टियों से निवेदन करूंगा, दोनों बैठ जाएं और बैठ के डिसाइड कर लें कि हम किसके एजेंट हैं। हम जनता के एजेंट हैं, हम इस देश के एजेंट हैं, हम गरीबों के एजेंट हैं, हम आम आदमी के एजेंट हैं। मैं इस देश के हर माँ बाप का एजेंट हूँ जो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। मैं इस देश के हर उस परिवार का एजेंट हूँ जो अपने लोगों को अच्छा इलाज कराना चाहते हैं। मैं लोगों का एजेंट हूँ भाई, मैं इन पार्टियों का क्या एजेंट हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि जिस तरह की गाली गलौज की राजनीति हमारे देश में है ना, इससे देश का कुछ भला नहीं होता। अभी जैसे मैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ रहा हूँ, एक पत्रकार ने कहा कि कल सुरजेवाला साहब आए थे, वो आपको ये कह रहे थे, आपको इस पे क्या कहना है। अब उन्होंने मेरे को गाली दी, अब मैं भी उनको 2 गाली दूं, फिर वो मेरे को 2 गाली देंगे। इससे क्या होगा? इससे देश का सुधार होगा क्या? हम क्यों नहीं जनता के मुद्दों की बात करते? हम क्यों नहीं ये बात करते कि चलो सारी पार्टियां मिलके देश में शिक्षा ठीक, अब दिल्ली में हमने कर दिया, दूसरे लोग हमसे सीख सकते हैं, दूसरी पार्टियों की सरकारें हमसे सीख सकती हैं, दूसरी पार्टी की सरकारों ने जो अच्छा काम किया हम उनसे सीख सकते हैं। हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। गाली गलौज करने की, एक दूसरे को भला बुरा कहने की क्या ज़रूरत है? ये इसका एजेंट है, वो इसका एजेंट है, कहने दीजिए इनको, क्यों चिंता करते हैं आप? नहीं, लेकिन एक बात ये भी है कि बाकी सारी पार्टियां जो है, जो एंटी बीजेपी है, वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक मजबूत अपोजिशन बनाना चाहती है, लेकिन आप उससे हमेशा दूर रहे हैं। क्या आप अपने चॉइस से दूर है कि उन्होंने आपको दूर बनाने रखा दीजिए? है? मेरे को राजनीति नहीं करनी आती। हम सारे मिलके इस पार्टी को हराएंगे, उस नेता को हराएंगे, इसको हराएंगे, उसको। जनतंत्र के अंदर जिताने और हराने का काम जनता करती है। पार्टियों को ये गलत फहमी हो गई है कि हम इकट्ठे होके इसको हराएंगे, उसको हराएंगे। जनता पे छोड़ दीजिए। जनता के पास जब जाएंगे तो जनता ये पूछेगी आप अपना एजेंडा बताइए, आपका एजेंडा क्या है, आप हमारे लिए क्या करेंगे। तब आप ये कहेंगे कि हम उस पार्टी को हराने के लिए आए हैं, वो कहेंगे वो हम कर लेंगे। अगर जनता जिस दिन जिस पार्टी से नाराज़ होगी, जनता खुद हरा देगी। मेरे को ये सब राजनीति आती नहीं है, मेरे को काम करना आता है। अगर ये हराने जिताने का मेरे को धंधा समझ नहीं आता। अगर आपको इस देश में स्कूल बनाने हैं, मेरे पास आइए, मैं बता दूंगा। अस्पताल बनाने आते हैं मेरे को, जनता का इलाज करना आता है, बिजली, पानी, सड़क, ये काम मेरे को करने आते हैं। अरविंद जी, अपने देश के आम आदमी के चेहरे पर ग्लैमर दे दिया, दिल्ली का अच्छा मॉडल देश के सामने रखा है, लेकिन आप पे एक इल्ज़ाम लगता है, एक आरोप लगता है कि आप जो भी करना चाहते हो अकेले के दम पे करना चाहते हो। आपके साथ योगेंद्र यादव जी थे, आपके साथ कुमार विश्वास थे, वो बाजू में हट गए। क्या केजरीवाल जो भी करना चाहते खुद अकेले करना चाहते, किसी को साथ लेना नहीं चाहते? मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर काम करता हूँ। हमने दिल्ली में कोरोना का मैनेजमेंट इतना शानदार किया, इतनी बड़ी महामारी थी, मैं अकेले नहीं कर सकता था, मैंने सबको साथ लेके किया। दिल्ली के 2 करोड़ लोग, केंद्र सरकार, इतनी सारी NGOs, इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे नर्सेज, हम सब ने मिलके दिल्ली के अंदर महामारी को कंट्रोल किया। मैं अकेला केजरीवाल स्कूल नहीं बदल सकता था। दिल्ली के 60,000 टीचर्स ने मेरा साथ दिया और दिल्ली के 15 लाख बच्चों के पेरेंट्स ने साथ दिया हमारा, तब दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हुई है। आज दिल्ली के जो अस्पताल अच्छे हुए हैं, ये केजरीवाल ने नहीं किए, हमने केवल माहौल दिया। डॉक्टर्स ने और नर्सेज ने मिलकर आज शानदार अस्पताल बना दिए, इंजीनियर्स ने शानदार स्कूल और हॉस्पिटल बनाए हैं। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता, केजरीवाल बहुत छोटा आदमी है। लेकिन कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव, ये लोग आपके साथ क्यों नहीं रहे? क्या कारण हुआ? उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। वो अब जो कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं, जो वो करना चाहते हैं करें वो। लेकिन इसी सवाल को आगे लेके जाती हूँ। अरविंद जी, हमारे इसी कट्टा प्रोग्राम पे अन्ना हजारे आके गए, प्रशांत भूषण आके गए, कुमार विश्वास आके गए, सब आपसे नाराज है। मेरी बदकिस्मती है कि वो मुझसे नाराज़ हैं, लेकिन मैं
यहाँ पे किसी को खुश करने या किसी को नाराज़ करने के लिए नहीं आया, मैं देश के लिए आया हूँ। आप मेरे काम की बात कीजिए, अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो उसकी बात कीजिए। मैंने स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, बिजली दी, पानी दिया, सड़कें बनाई, इतने सारे मैंने काम किए, मैं उसके लिए आया हूँ। अगर वो नाराज़ है, मेरी बदकिस्मती है। केजरीवाल जी, फर्स्ट सवाल से लेके अभी तक के हर सवाल में आप स्कूल्स का जिक्र कर रहे हैं, आप हॉस्पिटल्स का जिक्र कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आम आदमी पार्टी इतनी स्ट्रांग है इन दोनों मुद्दों पे, तो आम आदमी पार्टी को पंजाब में, गोवा में लोगों को धार्मिक यात्राओं पे लेके जाने के लिए, या महिलाओं को बिना किसी कंडीशन के हम उनके अकाउंट्स में पैसे डालेंगे, इस तरह की पॉपुलर घोषणाएं करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो पहले तो धार्मिक वाला बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर एक आम इंसान की ज़िंदगी के हर मुद्दे को हमने छुआ है। एक आम आदमी को क्या चाहिए? मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं, उसका इंतज़ाम किया हमने। अगर मेरे घर में कोई बीमार हो जाए तो इलाज का खर्चा, आज आम आदमी कहाँ इलाज का खर्चा दे पाता है, लाखों रुपए लग जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमने सरकारी अस्पताल अच्छे किए, वहाँ उनका अच्छा इलाज होता है। एक आम आदमी को चाहिए मुझे 24 घंटे बिजली आए, बिजली का बिल हमने 0 कर दिया। एक आम आदमी को चाहिए मुझे 24 घंटे पानी घर में आना चाहिए, हमने पानी का बिल भी 0 कर दिया। एक आम आदमी के आध्यात्म की भी बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। हर इंसान की आध्यात्म की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मैं लोगों को अयोध्या में रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए भेजता हूँ, लोगों को अजमेर शरीफ में दर्शन करने के लिए भेजता हूँ, शिरडी बाबा के दर्शन करने के लिए भेजता हूँ, वेलंकनी क्रिश्चियंस के लिए चर्च में इंतज़ाम करता हूँ, द्वारकाधीश भेजता हूँ, पुरी जी भेजता हूँ, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन भेजता हूँ, वैष्णो देवी भेजता हूँ। लोग एक बार आप आइए किसी दिन, अभी मैं समझ सकता हूँ कि आप वहाँ स्टूडियो में बैठ के आपके मन में क्या चल रहा है, लेकिन जो ट्रेन जाती है ना हमारी तीर्थ यात्रा पे, जब ट्रेन जाती है और जब ट्रेन लौट के आती है, आप उन लोगों के चेहरों की खुशी देखिए, उनका आनंद देखिए। कोई भी पैसा उनकी खुशी और उनके आनंद के सामने बहुत छोटा है। मैं अपने लोगों को खुशी दे रहा हूँ, आनंद दे रहा हूँ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आपने कहा 1000 रुपये क्यों दे रहा हूँ? कल मेरे को गोवा के अंदर एक टाउन हॉल कर रहा था, एक लड़की खड़ी हुई, बोली सर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, MBA में मुझे एडमिशन भी मिल गया, लेकिन वो कॉलेज मेरे घर से बहुत दूर है और मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है आने जाने का पैसा देने के लिए, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा हमारी सरकार बनेगी, हम आपको 1000 रुपये महीना देंगे, उससे हो जाएगा? कहती है हाँ उससे हो जाएगा। अगर उस लड़की का कॉलेज की एजुकेशन 1000 रुपये देने से पूरी हो जाती है तो किसी को क्यों तकलीफ़ है? ये पार्टियां क्यों मेरे खिलाफ चिल्ला रही हैं? एक माँ है, गरीब है, उसके पति बहुत कम कमा के लाते हैं, अपना छोटा बच्चा उसको दूध नहीं पिला पाती, दूध खरीदने के पैसे नहीं है, उसे मैं 1000 रुपये देता हूँ, अपने बच्चे के लिए दूध खरीद लेती है, कुछ फ्रूट्स ले आती है, किसी को क्यों तकलीफ़ है? एक माँ है, बड़ी बूढ़ी माँ है, घर पे बेटी आती है, वो अपनी बेटी के हाथ में, दोहतों के हाथ में, पोते के हाथ में कुछ पैसे रखना चाहती है, उसे देखना पड़ता है कि मेरा बेटा कुछ पैसे देगा तो मैं, अब उसे किसी की तरफ माँ को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने बच्चों के हाथ में पैसे रख देगी। तो किसी को, ये पार्टियां क्यों मेरी खिलाफत कर रही हैं? ये पार्टियां इसलिए खिलाफत कर रही हैं कि केजरीवाल ने अगर 1000 रुपये दे दिए तो हमें ये लूटने के लिए पैसे नहीं बचेंगे, सारा पैसा जनता में चला जाएगा। नहीं, बात यह है कि फिर धार्मिक यात्राएं करवाना क्या ये सरकार की जिम्मेदारी होती है? क्यों नहीं? हम किसी धर्म विशेष के लिए नहीं कर रहे, सबके लिए कर रहे हैं, मुस्लिम्स के लिए भी, क्रिश्चियंस के लिए भी, सिखों के लिए भी, हिंदुओं के लिए भी, सबके लिए कर रहे हैं। क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अरविंद जी, अभी आपने बताया कि मतलब आप भी जाइए, अगर आप हिंदू हैं तो अयोध्या जाइए। नहीं, मैं करना चाहूंगी तो मैं जरूर अपने पैसों से करूंगी, इसके लिए सरकार के पैसे बिल्कुल नहीं लूंगी। अरविंद जी, अभी आश्वासनों की बात हो रही है, पर गरीबों के बहुत सारे, आपको मतलब भगवान आपको जिंदगी में बहुत कुछ दिया है, इसलिए थोड़ा अहंकार है कि मैं अपने पैसों से करूंगी, लेकिन भगवान ने कईयों को पैसे नहीं दिए कि वो जाके दर्शन कर पाएं।
अगर नहीं, उनको ये सरकार बिल्कुल मदद कर रही है अहंकार तो क्या नहीं है। दिक्कत मैं ये बिल्कुल अहंकार नहीं है। मैं टैक्स पेयर के पैसों का जो आदर करती हूँ उसी की बात करिए, अहंकार की बात बिल्कुल नहीं है। केजरीवाल तो जी जो इसी से टैक्स पेयर है उन्हीं की हम मदद कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर पैसा। मैं पैसे स्विस बैंक नहीं ले जा रहा, मैं अपने लिए बंगले नहीं खरीद रहा, मैं अपने लिए प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा, जनता के ऊपर खर्च कर रहा हूं। जो जनता को चाहिए वही दे रहा हूं। जनता बहुत खुश है। केजरीवाल और जी उस जनता की जब मैं खुशी देखता हूं तो मेरे को भी जो बहुत आप खुशी बात होती कर है। रहे हैं, जो मुझे- अभी मेरी सहकारी ने आपसे बात की कि टैक्स पेयर्स के पैसे की रिस्पेक्ट, हमारी पॉपुलेशन में से कुछ हिस्सा टैक्स दे रहा है और बाकी का हिस्सा टैक्सेबल नहीं है, लेकिन ये जो पैसा आप फ्री में इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, फ्री में पानी दे रहे हैं, हर कुछ फ्री में दे रहे हैं। अभी तो किसी के अकाउंट में 1,000 आएंगे, 2,000 आएंगे, फ्री में क्यों देना है? क्या आप उनके काम करने की आदत से उनको दूर कर रहे हैं? ऐसा नहीं लग रहा? इस तरह की टीका भी हो रही है आप पे। तो आपके उसमें दो प्रश्न है। एक तो आप कहते हो कि कुछ लोग टैक्स देते हैं, कुछ लोग टैक्स नहीं देते हैं। ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको ठीक कर दूं, इस देश का एक भिखारी भी टैक्स देता है। इस देश का गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है और वो ज़्यादा टैक्स देता है। इनकम टैक्स पूरे देश की टैक्स कलेक्शन का एक बहुत छोटा हिस्सा है, जिसे आप कहते हैं कि कुछ लोग देते हैं और कुछ लोग नहीं देते हैं। जीएसटी, एक्साइज, इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट कंस्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ आर टैक्स कलेक्शंस। और एक आम आदमी जब बाजार से माचिस खरीद के लाता है, अपने बच्चे के लिए पेंसिल, कॉपी, कुछ भी खरीद के लाता है, वो जीएसटी देता है, एक्साइज ड्यूटी देता है, ना जाने कितनी तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस देता है। तो टैक्सेस इस देश का गरीब से गरीब आदमी भी देता है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरा आपने कुछ पूछा था, मैं भूल गया। जी जी, फ्री में सब शिक्षा, बिजली सब फ्री में मुझे क्यों याद नहीं देना आ है रही। आपको? अगर मैं अच्छे स्कूल बनाता हूँ और स्कूल में गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, वो मैं फ्री में शिक्षा देता हूँ, तो किसी को क्यों तकलीफ़ है? अगर मैं अपने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देता हूँ, मैं समझता हूँ इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम हो ही नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर का भी यही सपना था। अगर मैं अच्छे अस्पताल बनाता हूँ, उसमें गरीबों को फ्री में अच्छा इलाज मिलता है और मेरे लोग जो हैं वो सेहतमंद रहते हैं, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का काम हो ही नहीं सकता। तो मुझे क्यों गालियाँ पड़ रही हैं? मैंने क्या गलत किया है? अगर मैं बिजली फ्री देता हूँ, एक एक मंत्री को 4-4 हज़ार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। अगर मैं 300 यूनिट बिजली अपने लोगों को दे दूं तो ये मंत्री चिल्लाते हैं, ये पार्टियां चिल्लाती हैं मेरे ऊपर। मंत्री को 4,000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है, किसके पैसे से मिलती है? आप टैक्स पेयर के पैसे से मिलते हैं। उसके खिलाफ आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई। आपने कभी नहीं कहा कि इन मंत्रियों की बिजली फ्री नहीं होनी चाहिए, ये फ्री भी बंद होनी चाहिए। आप जनता को जब 300 यूनिट मिलती है तो कहते हैं टैक्स पेयर का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा। बात इसमें टैक्स पेयर के पैसे की या अच्छे एजुकेशन की, अच्छे आरोग्य सिस्टम की, इस तरह की नहीं है। इस चीज़ में बात ऐसी है कि लोगों की क्रय शक्ति कब बढ़ेगी। मतलब मैं काम करता हूँ, उसके बदले में मुझे पैसा मिलेगा, ये एक जो भावना है, अच्छा, दूसरा, ये भावना हाँ, का मोती जा रही है। ग्रामीण इलाके में काफ़ी सारे लोग इस फ्री की वजह से खेती नहीं कर रहे। कहीं सारे खेत ऐसे ही बर्जन पड़े हुए हैं। मैं जो भूल गया था, आपने एक प्रश्न किया था कि इससे लोगों को आलसी बनाया जाएगा। मैं समझ नहीं पा रहा, अगर आलसी ऐसे बनते हैं फिर मुकेश अंबानी को तो इस दुनिया का सबसे आलसी आदमी होना चाहिए था। उसे अब और पैसे की क्या जरूरत है? अंडानी को तो सबसे आलसी आदमी होना चाहिए था, उसे और पैसे की क्या जरूरत है? आपको क्या लगता है, अगर किसी के बच्चे को फ्री एजुकेशन मिल गई और फ्री इलाज मिल गया तो वो काम करना बंद कर देगा? इससे बड़ी इंसल्ट गरीबों की हो नहीं सकती। हमें ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। अब तक जब ये नेता लूट रहे थे और पैसा स्विस बैंकों में जा रहा था तो कोई आवाज नहीं उठा रहा था, वो फ्री भी नहीं था। मैं अगर उस पैसे को स्विस बैंक में जाने से रोकता हूं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता हूं, अपने लोगों को अच्छा इलाज करता हूं, तो सारे मेरे को गालियां दे रहे हैं, फ्री भी क्यों दे रहे हो? अरे वो स्विस बैंकों का पैसा बंद करके आप ही के लिए काम कर रहा हूं, जनता के लिए काम कर रहा हूं, मैं घर नहीं ले जा रहा ये पैसा। सर, लेकिन सवाल ये है कि आप जो फ्री की बात कर रहे हैं, आपने अभी कहा कि 24,000 करोड़ का कर्जा जो है वो गोवा की सरकार पर है। अगर आप बिजली फ्री और देने की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर ये कर्जा जो है गोवा पर और बढ़ेगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके कोई दूसरे पर्याय हो सकते हैं? क्या उस पर आप विचार नहीं कर सकते? आपने एक और बात कही जी,
आपने एक और बात कही, बस एक और सवाल इसी में जोड़ देता हूँ। आपने कहा कि मंत्रियों को 4000 यूनिट तक की बिजली फ्री होती है, क्या आप उस पर आवाज उठा के वो बंद कराने की बात क्यों नहीं कर रहे? हर चीज मंत्रियों से जोड़कर बाकी लोगों को फ्री देने की बात क्यों कर रहे? तो आपका पहला प्रश्न क्या था? मेरा पहला सवाल ये था कि 24,000 करोड़ का डेथ है ऑलरेडी गोवा पर, अगर आप और बिजली फ्री देंगे तो ये तो और बढ़ जाएगा, कोई दूसरे मॉडल पर विचार नहीं हो सकता क्या? 24,000 करोड़ का डेट क्यों है? क्योंकि इन नेताओं ने पैसे को लूटा है, वो फ्री देने की वजह से नहीं हुआ डेट। आप मुद्दे को समझ ही नहीं रहे हैं। ये अगर लूट जारी रही और 5 साल आपने इन पार्टियों को और दे दिए तो 24,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का डेट हो जाएगा। और जितना मैंने फ्री अनाउंस किया है वो सारा मिला के मैंने कैलकुलेट किया है 1,000 करोड़ रुपए बनता है। बस लोगों को सुविधाएं देने से पैसा खराब नहीं होता, लोग मंत्रियों के पैसा लूटने से पैसा ये कर्जा चढ़ा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यहां पे जुआरी ब्रिज बन रहा है, 800 करोड़ का बनना था, 1600 करोड़ उस पर खर्च हो चुके, अभी तक पूरा नहीं हुआ। हो सकता है 2-2.5 हजार करोड़ का बने वो। दिल्ली में हमने एक फ्लाईओवर बनाया, 325 करोड़ का बनना था, हमने 200 करोड़ में कंप्लीट कर दिया। अब आप बताइए, अगर वो 2400 करोड़ का बनता है और मैंने 200 करोड़ में एक फ्लाईओवर कंप्लीट कर दिया, इसी के अंदर आपका सारा फ्री का बजट निकल आया, एक फ्लाईओवर के अंदर, एक ब्रिज के अंदर। ये जो घाटा है ये फ्री देने से नहीं है, ये घाटा लोगों को अच्छी शिक्षा देने से नहीं है, ये घाटा लोगों को अच्छा इलाज देने से नहीं है, ये घाटा इन नेताओं के लूटने से है। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप जैसे इतने अच्छे पत्रकार भी नहीं समझेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अरविंद जी, अभी आपने जवाब दे दिया कि आप ये सब फ्री में कैसे करेंगे, इसका जवाब आपने दे दिया। लेकिन इतनी आपकी अच्छी नीयत है, आपने बोला कि नीयत अच्छी है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं, तो ये अच्छी नीयत लेके आप यूपी में क्यों नहीं जा रहे? आप मणिपुर में क्यों नहीं गए? आपने ये 2 ही स्टेट क्यों चुने जहाँ पे आप पूरी तादाद के साथ लड़ रहे हैं? कोई खास वजह है इसके पीछे? छोटी पार्टी है हमारी छोटी पार्टी है, संगठन नहीं है। यूपी में हमारे लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तो एक बारी वैसे ही गए हैं हम लोग। तो छोटी पार्टी है हमारी, छोटा संगठन है, नई पार्टी है, थोड़ा समय लग रहा है। एक बात चल रही है थर्ड फ्रंट की, कि कांग्रेस को बाजू में रखा जाए और बाकी सब रीजनल पार्टी जो है एक फ्रंट बना ले और उस फ्रंट के जरिए 2024 का चुनाव लड़ा जाए और उससे एक नेता निकल के आए कि जो कि बीजेपी को या फिर अपोजिशन को टक्कर दे पाए। क्या आप उससे, अभी आपने एक जवाब में कहा कि मुझे उन सब में पढ़ना नहीं है, क्या आपकी नेशनल एस्पायरेशन कोई नहीं है? आप बस दिल्ली के सीएम बन के रहना चाहते हैं या आपके पार्टी की आपकी नेशनल एस्पायरेशन भी है? मेरे कोई पीएम बनने की कोई एस्पिरेशन नहीं है, कोई मेरे को केंद्र सरकार बनाने की कोई एस्पिरेशन नहीं है। मेरी एक ही एस्पिरेशन है इस देश के लिए, इस देश से भ्रष्टाचार ख़त्म करना है। ये मैंने कसम खाई है। इस देश में भ्रष्टाचार ख़त्म होगा तो लोगों को अच्छे स्कूल देने हैं, देश का विकास करना है, देश को दुनिया का, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की राजनीति खराब है। आपने एक बहुत अच्छी बात अभी कही कि राजनीति खराब है, लोग बहुत अच्छे हैं। 2011 में जब आपका आंदोलन चलता था तो हम भी न्यूज़ रूम में बहुत उत्साह के साथ देखते थे कि कोई तो आम आदमी की बात कर रहा है। भोले थे, भाला बना दिया हमने, ऐसी कविताएं वगैरह चलती थी उस समय में। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी विकास की, शिक्षा की बात करते थे, उनको, उसी अरविंद केजरीवाल जी को अब लोगों को मथुरा, वृंदावन लेके जाना पड़ रहा है, जो कि वो उनकी ज़रूरत है या नहीं है मुझे पता नहीं है, आप तो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, आप राजनेता है। लेकिन क्या बीजेपी ने जो राजनीति को धर्म से जोड़ा है, ये इसका कंपल्शन है कि आपको ये सब करना पड़ रहा है? बीजेपी नफरत फैलाती है। बीजेपी को ना राम से कोई प्यार है, ना कृष्ण से कोई प्यार है। बीजेपी को वोट लेने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में नफरत फैलाती है वो। हम नफरत नहीं फैलाते, हम लोगों को भगवान के दर्शन कराते हैं, हम प्यार और मोहब्बत की राजनीति करते हैं। लेकिन आप जब कहते हैं कि आप प्यार और मोहब्बत की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप पे ये भी टीका होती है कि आप बचते हैं, नरेंद्र मोदी जी पर बोलने से आप बचते हैं, अमित शाह जी पर बोलने से आप बचते हैं। आप उस नफ़रत के जो लोग रोक सकते हैं उन पर बोलने से आप क्यों बचते हैं? आप उन पे क्यों नहीं बोल पाते? ऐसा लोग पूछते हैं। आप क्या चाहते हैं कि मैं 24 घंटे बैठ के लोगों को गालियां दूं?
मैं तो कभी राहुल गांधी जी के बारे में भी नहीं बोलता, सोनिया गांधी जी के भी बारे में नहीं बोलता, मैं किसी के बारे में नहीं बोलता। मैं क्यों गाली गलौज करूं? मैं यहाँ गालियाँ देने थोड़ी आया हूँ, मैं काम करने आया हूँ, काम कर रहा हूँ। जनता जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को पहले दिन से जाना है, वो चाहते हैं कि कम से कम नफरत जो फैला रहे उनके खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल जी बोले, खुल के मैदान में खुल के सामना करे, जैसे कि ममता दीदी ने किया है, उनको एक्सपोज करे। उनके खिलाफ हमने ऑल्टरनेट राजनीति शुरू की। वो नफरत फैलाते हैं, हम लोगों को तीर्थ स्थान ले जाके भगवान के दर्शन कराते हैं, प्यार मोहब्बत फैलाते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चों को अस्पताल, उन्होंने राम मंदिर सामने लाया तो आप लोगों को वृंदावन, मथुरा, काशी, प्रयागराज लेके चल रहे हैं। तो ये आपका कंपल्शन है या राजनीति, ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात भी है इसमें कि अब मैं आपको राजनेता के तौर पर ये सवाल नहीं पूछना चाहता, लेकिन आपको क्या लगता है, एक IRS अरविंद केजरीवाल थे, एक IIT पास आउट अरविंद केजरीवाल थे, उनको क्या लगता है कि ये सोशल मीडिया पे जो हर रोज वॉर चलता है, एक दूसरे को गाली दी जाती है, एक दूसरे के पार्टी के लोग दूसरों को ट्रोल करते हैं, तो इस सब के बारे में आपको क्या लगता है? आपको नहीं लगता है कि ये जिन्होंने शुरू किया है उनके खिलाफ हमको लड़ना चाहिए, खुल के मैदान में आके लड़ना चाहिए, ये छुप छुप के नहीं लड़ना चाहिए? छुप छुप के कौन लड़ रहा है? छुप छुप के कौन लड़ रहा है? जो लोग गाली गलौज कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं भी उनको अब गालियां देनी चालू कर दूं? आप क्या चाहते हो कि वो गाली देते हैं, 2 गाली देते हैं तो मैं भी कहूँ अब मैं ये ऐसा, मैं वो वैसा? मेरे को ये गाली गलौज नहीं करनी। जो गाली गलौज करके सोशल मीडिया पे गलत कर रहे हैं, 2 लोगों को उठा के जेल भेज दो, सारे ठीक हो जाएंगे। आज मेरे पास पुलिस नहीं है, पुलिस होती इनको 4-5 को जेल भेज देते, सब ठीक हो जाते। जिस दिन पुलिस आएगी इनको ठीक कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं गाली गलौज नहीं करता। आप मेरे को जबरदस्ती करना चाहते हो कि वो गाली दे रहे हैं आप भी गाली दो, मैं नहीं दूंगा गाली, मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप गाली दो, हम बस यही कह रहे थे कि जो गाली दे रहे हैं उनके खिलाफ आप खुल के मैदान में आके लड़ो। मेरा एक आखिरी सवाल है अरविंद जी, कि वो सवाल ये है कि आप लोगों को मथुरा, काशी, वृंदावन, कोई चर्च में, कोई मंदिर, मस्जिद में भी लेके जा रहे हैं, लेकिन जब CAA का प्रोटेस्ट चल रहा था तो आपसे करीब 20-25 किलोमीटर पे, 30 किलोमीटर पे जो लोग बैठे थे उनको मिलने आप 8 महीने में भी नहीं चले गए। तो वो क्या, उनके राइट्स के लिए जो लोग लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, उनसे आप मिलने नहीं चले गए, लेकिन उनको आप मथुरा, काशी, वृंदावन या फिर किसी मंदिर, मस्जिद में भेजना चाहते हैं। तो उनसे मिलते तो उस अधिकार के लिए लड़ना ज़्यादा अच्छी बात थी, ऐसा मुझे लगता है। आपके विरोधी ने इस पर बड़ा तंज कसा था कि आप उनसे मिलने भी नहीं चले गए, आपने संवेदना भी व्यक्त नहीं की। आपको तकलीफ हो सकती है, मैं समझ रहा हूँ, आपके दिल में बहुत कष्ट हो रहा है कि मैं लोगों को मथुरा भेजता हूँ, वृंदावन भेजता हूँ, अयोध्या भेजता हूँ। ये मेरी राजनीति है, हो सकता है आपको पसंद ना हो, जनता को पसंद है, मेरी जनता खुश है, मैं जनता के लिए काम करता हूँ। लेकिन क्यों नहीं गए आप? काम नहीं करता, मैं देख रहा हूँ बार बार उसी चीज़ के ऊपर आ रहे हैं आप लोग, बार बार कि मथुरा क्यों भेजते हैं, वृंदा भेजेंगे हम। जब तक मेरी जनता खुश है बस मैं जनता के लिए काम करूंगा। अरविंद जी, पॉलिटिक्स की बातें बहुत हो गई। एक सवाल छोटा सा पूछना। एक मिनट मेरे को बात तो कर लेने दीजिए। जी जरूर। मैं समझ सकता हूं कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है कि हम लोगों को मथुरा, वृंदावन, अजमेर शरीफ, वेलंकनी, द्वारका, हरिद्वार, ऋषिकेश भेजते हैं। हम भेजेंगे, जनता को तय कर लेने दीजिए। अब आपका ये प्रश्न जो है मैंने जवाब दे दिया, जनता तय कर लेगी। अब इस प्रोग्राम में आप मेरा तीर्थ यात्रा को कैंसिल कराने का आपका मकसद है, मैं कैंसिल नहीं करने वाला। अरविंद जी, मेरा सवाल महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। हमने गोवा की बात की, हमने पंजाब की बात की, हमने दिल्ली की बात की। आप जब दिल्ली से महाराष्ट्र को देखते हैं, क्या ख्याल दिल में आता है? भ्रष्टाचार मुक्त स्टेट होने चाहिए ऐसा आपका कहना है। महाराष्ट्र में सब कुछ ऑल इज वेल आपको लगता है? महाराष्ट्र के लिए क्या प्लान्स है अरविंद केजरीवाल के? अभी महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे जब महाराष्ट्र का वो आएगा। अभी मैं तो गोवा में हूँ। अरविंद जी, आखिरी सवाल कि दिल्ली जैसा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वैसा ही मुंबई है। आम आदमी पार्टी का जो मॉडल दिल्ली में सक्सेसफुल हुआ, क्या आपको लगता है मुंबई भी उसके लिए उसी तरह से यहाँ भी हो सकता है वो सक्सेसफुल? मुंबई के लोग मौका देंगे तो हम करके दिखाएंगे। लेकिन आपके एजेंडा में मुंबई है, क्योंकि अब मुंबई कॉरपोरेशन की इलेक्शन अगले 2-3 महीने में आने वाली है। एक बार ये इलेक्शन पूरे हो जाएं, फिर उसके ऊपर हमारी पार्टी में बैठ के चर्चा करेंगे हम लोग। अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी व्यस्त समय में से समय निकाल के आपने हमसे बातचीत की। Thank you. मनापासून आभार आपले।
आणि यानंतर क्विकहिल प्रस्तुत माझा कट्टा पॉवर्ड बाय बँक ऑफ महाराष्ट्र, चितळे उद्योग समूह आणि चंदूकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये वेळ झाली आहे. इथेच थांबण्याची. ताज्या बातम्यांसाठी पाहत रहा एबीपी माझा. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.